तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए यहाँ पर हम आप लोगों को जितना बता देंगे उतना आप लोग तैयार करके जाइए। 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की क्लास है, जो 18 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा। उसमें से 20 MCQ इसी वीडियो से आने वाले हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो लेसन है उसमें से MCQ बता रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका है बस्ती। क्या है इसका राइट आंसर? बस्ती जिले में इनका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक परीक्षा कहाँ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? मतलब सबसे पहले वो कहाँ पढ़े थे? तो मिर्ज़ापुर में पढ़े थे, मिर्ज़ापुर में पढ़े थे। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। क्या था? चंद्रबली शुक्ल, याद रखेंगे। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इलाहाबाद में किस स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की? तो उन्होंने क्या किया था? FA किया था। क्या किया था? FA की शिक्षा, अंतिम शिक्षा ली थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे किसके निमंत्रण पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी नागरी प्रचारणी सभा में कार्य किया? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास के निमंत्रण पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो उन्होंने जो हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चिंतामणि, अगला क्वेश्चन है। चिंतामणि क्या है? तो चिंतामणि क्या है? चिंतामणि है निबंध। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निम्नलिखित में से कौन सी रचना समालोचना के क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है त्रिवेणी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? त्रिवेणी। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित निम्नलिखित में से कौन सी कृति है? तो तुलसी ग्रंथावली। तुलसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? तो इतिहास लेखन के क्षेत्र में माना जाता है। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस रचना में सूरदास, तुलसीदास और जायसी पर आलोचनाएं हैं? तो वो भी है त्रिवेणी। यहाँ पर 3 लोग हैं, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी, त्रिवेणी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना रसमीमांसा किस पर आधारित है? ये काव्य शास्त्र है। रसमीमांसा ये काव्य शास्त्र है। अगला है, निम्नलिखित में से किस रचना का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसका यहाँ पे नहीं किया है? ये आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे ही तो मैं बता देता हूँ, रामचरितमानस। रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास। अगला देखते हैं, जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया? जायसी ग्रंथावली का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया। और इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन किस प्रकार का था? तो उनका जीवन था रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में किस विषय का अध्यापन किया? तो चित्रकला विषय का अध्यापन किया। हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस प्रकार की कृति है? तो ये है उनकी समालोचना। रसमीमांसा क्या है? समालोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया? 19 वर्षों तक किया। अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में किस पद पर कार्य किया? तो हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस रचना में साहित्य का इतिहास वर्णित है? तो ये है सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य में किस क्षेत्र में प्रमुख योगदान रहा? इतिहास और आलोचना के क्षेत्र में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के किस काल को शुक्ल युग नाम दिया? शुक्ल युग किसका नाम दिया? आधुनिक काल का नाम दिया शुक्ल युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस संस्था में हिंदी शब्दसागर के संपादन में सहयोग किया? काशी नागरी प्रचारणी सभा। अगला है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस विधा की कृति है? तो निबंध संग्रह है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास नामक कृति में किसकी आलोचना की है? तो यह है सूरदास की काव्य शैली की आलोचना की है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विचार वीथी किस विधा की रचना है? तो एक निबंध है। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समाप्त हुए। अब मैं अगले आप लोगों को कराऊंगा दूसरे। अब स्टार्ट होता है यहाँ पर से चैप्टर 2 ममता। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1800 यहाँ पर 89 ईस्वी में। 1889 में भी मानते हैं, 90 में। देखो 90 में जन्म तो 1937 में मृत्यु। और ज़्यादातर 1889 में हम मानते हैं, तो 1889 इसका राइट आंसर होगा इस विकल्प में। अगला देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को महाकाव्य माना जाता है? कामायनी। कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था।
अगला देखते हैं जयशंकर प्रसाद के किस उपन्यास को अपूर्ण माना जाता है? इरावती। इरावती जो है ये अपूर्ण उपन्यास इनका रह गया था। जयशंकर प्रसाद का किस साहित्यिक युग से संबंध था? तो छायावादी युगीन कवि थे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना काव्य कौन सी है? प्रमुख रचना आंसू झरना कामायनी, ये सभी हैं, उपयुक्त सभी हैं। अगला क्या लिखा? अनन्यान लसंतो माये जना पयुपास्ते, श्लोक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो मनुष्य अनन्य भावना से मेरा चिंतन करता है उनका योग क्षेम मैं स्वीकार करता हूँ। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक भारतीय इतिहास के गौरव का वर्णन करता है? स्कंदगुप्त। अगला देखते हैं ममता पाठ में ममता किसकी पुत्री थी? तो ममता पाठ में ममता जो है वो किसकी पुत्री थी? चूड़ामणि मंत्री की। चूड़ामणि मंत्री की पुत्री थी ममता। अगला देखते हैं जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में जन्मेजय का नागयज्ञ जो है वर्णित है? तो राजश्री। राजश्री जो नाटक है उसमें जन्मेजय का नागयज्ञ कराया गया है। जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में ध्रुव स्वामिनी मुख्य पात्र हैं? ध्रुव स्वामिनी, तो ध्रुव स्वामिनी ही हो जाएगा इसका। ध्रुव स्वामिनी नाटक है। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में अपनी शिक्षा प्राप्त की? यहाँ संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सभी में इन्होंने शिक्षा अपनी प्राप्त की। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना उनके जीवन की आखिरी रचना मानी जाती है? इरावती, और ये अपूर्ण रह गई थी। इरावती अपूर्ण रह गई थी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में कौन सी विशेषता मुख्य रूप से पाई जाती है? आचार्य रामचंद्र, यहाँ गलत हो गया। कौन सी विशेषता मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है? भारतीय और पाश्चात्य नाटक शैली का संगम। मात्र वाले काट दीजिए, ये होगा पहला इसका राइट आंसर। जयश्री ग्रंथावली का संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन किस प्रकार का था? तो ये रचनात्मक था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में किस विषय का अध्यापन किया? चित्रकला का। अगला है रसमीमांसा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस प्रकार की कृति है? समालोचना है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया? 19 वर्ष तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में किस पद पर कार्य किया? हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस रचना में साहित्य का इतिहास वर्णित है? हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य में किस क्षेत्र में प्रमुख योगदान रहा? इतिहास और आलोचना के क्षेत्र में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के किस काल को शुक्ल युग नाम दिया? आधुनिक काल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस संस्था में हिंदी शब्द सागर के संपादन में सहयोग किया? काशी नागरिक प्रचारिणी सभा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस विधा की है? निबंध संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास नामक कृति में किसकी आलोचना की है? सूरदास की काव्य शैली की। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विचार विधि किस विधा की कृति है? निबंध है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध किस साहित्यिक आंदोलन से था? तो ये यहाँ पे एक अपूर्ण क्वेश्चन रह गया है। नेक्स्ट में देखता हूँ। अगला चैप्टर है क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म 1894 में हुआ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान क्या था? तो खैरागढ़ था। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने किस वर्ष सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया? 1920 में। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के पिता का क्या नाम था? उमराव बख्शी। किस साहित्यकार ने सरस्वती की बागडोर बख्शी जी को सौंपी थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। बख्शी जी का निधन किस वर्ष हुआ था? बख्शी जी का निधन किस वर्ष हुआ था? ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बख्शी जी की कौन सी रचना एक काव्य संग्रह है? तो शतदल। अगला देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें कौन सी कहानी संग्रह है? अंजलि कहानी संग्रह है। बख्शी जी ने जर्मनी के किस लेखक के नाटकों का अनुवाद किया था? यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा मॉरिस मेटरलिंक। अगला देखते हैं बख्शी जी के द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिका कौन सी है? सरस्वती। बख्शी जी का किस रचना में साहित्य विमर्श किया गया है? विश्व साहित्य। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? यहाँ पे देखेंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। बख्शी जी का किस रचना में मानव जीवन की विषमताओं का चित्रण है? झलमला। बख्शी जी की कौन सी रचना प्रकृति और प्रेम विषयक है? शतदल। बख्शी जी ने किस निबंध संग्रह को लिखा है? पंचपात्र। बख्शी जी की कविता संग्रह में कौन शामिल है? शतदल। बख्शी जी के कौन सा आलोचना संग्रह है? अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा हिंदी साहित्य विमर्श। फिर देखते हैं बख्शी जी की प्रमुख साहित्यिक विधा क्या है? निबंध। अगला देखते हैं बख्शी जी ने किस विषय पर प्रमुख रूप से लिखा है? धर्म, समाज, संस्कृत सभी पर लिखा है। बख्शी जी का कौन सा निबंध संग्रह समाज और साहित्य के विषयों पर लिखा गया है? यात्री। बख्शी जी का कौन सा निबंध संग्रह तीर्थ सलिल के नाम से जानते हैं इसको? तीर्थ रेणु। बख्शी जी किस काव्य रचना में प्रेम विषय कविताएं हैं? अश्रुदल। बख्शी जी
के किस निबंध संग्रह में साहित्य धर्म और साहित्य के विषयों पर चर्चा की गई? तीर्थ रेणु। बख्शी जी का कौन सा काव्य संग्रह प्रकृति के विषय पर आधारित है? शतदल। बख्शी जी के किस निबंध संग्रह में जीवन और समाज के विषयों पर चर्चा की गई है? पदवन। बख्शी जी की किस कृति में यात्री का उल्लेख है? तीर्थ सलिल। बख्शी जी के किस काव्य में असुर का लेख है? असुरदल। बख्शी जी के कौन सा निबंध संग्रह पंचपात्र के नाम से जाना जाता है? पंचपात्र। बख्शी जी का कौन सा संग्रह साहित्य मर्मज्ञता पर आधारित है? प्रबंध पारिजात। बख्शी जी के किस निबंध संग्रह में मकरंद बिंदु का उल्लेख है? मकरंद बिंदु। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे सामने भारतीय संस्कृत। यहाँ पर इसके क्यूज देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी रचना महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त करती है? तो बापू के कदमों में। अगला है सादा जीवन उच्च विचार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन के किस पहलू को दर्शाता है? उनके व्यक्तित्व आदर्शों के पहलू को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेरी सफलताएं कब लिखी गई? 1943 में। भारत की भूमि की विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी। यहाँ पर भारतीय संस्कृत किस लेखक द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं किस गद्यांश में कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी के बारे में बताया गया है? भारतीय संस्कृत। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी किस विषय पर आधारित है? किसानों के शोषण और गांधी जी के आंदोलन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी रचना यूरोप की यात्रा का वर्णन करती है? मेरी यूरोप के अनुभव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कब बनाया गया? 1952 में। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम बताइए। तो इसका होगा पाठा भारतीय संस्कृत, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संस्कृत में मणि या फूल की क्या विशेषता बताई गई? ये केवल अपनी सुंदरता से लोगों को मोहित नहीं करते बल्कि दूसरों की सुंदरता से स्वयं भी सुशोभित होते हैं। अगला है भारतीय संस्कृत का नाम किसे दिया जाता है? भारतीय संस्कृत। प्रजातंत्र का क्या अर्थ है? व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। अगला है भारतीय संस्कृत में हिंसा का दूसरा नाम क्या है? त्याग। अगला देखते हैं हिंसा का दूसरा नाम क्या है? स्वार्थ। भारतीय संस्कृत में अनेकता में एकता का संकेत किससे है? फूलों के हार से। अगला भारतीय संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? नैतिकता। भारतीय संस्कृत के संदर्भ में नैतिकता का क्या महत्व है? यह जीवन को नैतिकता और प्रामाणिकता प्रदान करती है। भारतीय संस्कृत में धर्म का क्या मतलब है? नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियाँ। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। उर्वशी। बाकी ये सभी हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, जैसे रेशमी रथी रामधारी सिंह, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी इनकी हैं, लेकिन उर्वशी पर इनको मिला था। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक के अनुसार ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? स्वयं को जलाती है। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? स्वयं को हीन समझना। लेखक ने ईर्ष्या को निंदा का कारण क्यों बताया है? क्योंकि निंदा ईर्ष्या के भाव को प्रकट करती है। ईर्ष्या की तुलना किससे की गई है? चिंता से की गई है। ईर्ष्या की तुलना चिंता से क्यों की गई? क्योंकि ईर्ष्या और चिंता दोनों ही व्यक्ति के मौलिक गुणों को नष्ट कर देती हैं। ईर्ष्याल और चिंतातुर व्यक्ति में कौन अधिक बुरा है? ईर्ष्यालु व्यक्ति। चिंता को लोग चिंता क्यों कहते हैं? क्योंकि चिंता व्यक्ति की आत्मिक शांति को नष्ट कर देती है। ईर्ष्या और मृत्यु के बीच लेखक का क्या तर्क है? मृत्यु ईर्ष्या से बेहतर है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की हंसी कैसी होती है? राक्षस की हंसी जैसी होती है, जो जलता है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मानवीय गुणों का नष्ट हो जाना। ईर्ष्यालु व्यक्ति किन सुखों से वंचित हो जाता है? आत्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से। ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेधना। ईर्ष्यालु व्यक्ति की हंसी और आनंद किससे तुलना की जाती है? दैत्यों के आनंद से। ईर्ष्या के संबंध में लेखक का मुख्य विचार क्या है? ईर्ष्या एक राक्षसी गुण है जो मानवता को नष्ट कर देता है। यश की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को किससे स्पर्धा लेनी चाहिए? उच्च स्तर वाले व्यक्ति से। ईर्ष्या में कौन सी सकारात्मक बात है? इनमें प्रतिद्वंदी की भावना होती है जो विकास की ओर ले जाती है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार विश्वव्यापी प्रसिद्धि के इच्छुक व्यक्ति किससे स्पर्धा करेंगे और उन्हें क्या याद रखना चाहिए? नेपोलियन से। नेपोलियन की स्पर्धा सीजर और सिकंदर से की गई थी। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या है? यह प्रतिद्वंद्विता के भाव को जन्म देती है जो विकास की ओर ले जाती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति क्यों जलता है? क्योंकि उसे कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं है और वह दूसरों के पास देखकर उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? मानसिक अनुशासन के साथ अपने मन पर नियंत्रण रखना। बाजार की मक्खियों से क्या आशय है?
ईर्ष्यालु व्यक्तियों से। नए मूल्यों का निर्माण करने वाले लोग कहाँ रहते हैं? बाजार और शोहरत के पास। ईर्ष्या से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मानसिक अनुशासन रखना और अभावों की पूर्ति के रचनात्मक तरीके ढूंढना। ईर्ष्यालु व्यक्ति कब से ईर्ष्या करना कम करता है? जब वह अपने अभावों की पहचान कर उन्हें रचनात्मक तरीके से दूर करने लगे। अब देखेंगे अगला टॉपिक। अब यहाँ पे अजंता भगवत सरल उपाध्याय जी का। भगवत सरल उपाध्याय जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1910। 1910 में इनका जन्म हुआ था। भगवत सरल उपाध्याय ने किस विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? तो ये है इनका काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं, भगवत सरल उपाध्याय की किस रचना में भारतीय मूर्तिकला का वर्णन किया गया? भारतीय मूर्तिकला की कहानी में। अगला है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अजंता गुफाओं की कलात्मक विशेषताओं पर टिप्पणी की है? भगवत सरल उपाध्याय। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अजंता की गुफाओं के निर्माण के क्या उद्देश्य बताया है? तो इसका है पूर्वजों की विशेषताओं को सुरक्षित रखना। अजंता गुफाओं का मुख्य भौगोलिक स्थान कौन सा है? सह्याद्री पर्वत। अगला देखते हैं, लेखक के अनुसार अजंता गुफाओं की दीवारों पर चित्रों की दुनिया कैसे बनाई गई थी? दीवारों को चिकना कर चित्रकारी की गई थी। लेखक ने अजंता गद्यांश में पहाड़ों के किन पहलुओं का वर्णन किया है? बनावट और चित्रकला का। अजंता की गुफाओं में चित्रित किस महापुरुष के जीवन की घटनाएं प्रमुख रूप से दर्शाई गई? भगवान बुद्ध। महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? ग्रह त्याग करना। ठीक, अगला देखते हैं, अजंता की गुफाओं में चित्रित दृश्यों में निम्न में कौन से दृश्य शामिल हैं? सभी बंदरों की कहानी, हाथियों की, हिरणों की। लेखक के अनुसार अजंता की चित्रकला का प्रभाव किन किन देशों की चित्रकला पर पड़ा? केवल भारत, चीन, जापान, ईरान, मिस्र सब पर पड़ा। अपसर्ग और अधिकार कौन से उदाहरण सही हैं? अपसर्ग और अधिकार के कौन से उदाहरण सही हैं? संदेश और संदेश। नीचे दिए गए उपसर्गों में कौन से उपसर्ग अति से जुड़े हैं? अत्यधिक। अत्यधिक अति से जुड़ा है। अति धन अधिक, अत्यधिक। निम्नलिखित में शब्द युग्म में अर्थ का स्पष्ट करें। तो यहाँ पर क्या है? कला। कला का अर्थ होता है कलावंता। कला की उपासना को कलावंत अपना धर्म मानते हैं। हैवान, हैवानी। हैवान की हैवानी के सम्मुख सभी विवश हो जाते हैं। इंसान, इंसानियत। इंसान को कभी भी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। सुरक्षा, सुरक्षित। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंत्री जी सुरक्षित नहीं रह सके। अगला है, अजंता की गुफाओं की चित्रकला को किस दृष्टिकोण से अद्वितीय माना जाता है? प्राचीन काल के चित्रों और संख्या विविधता। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं, पानी में चंदा और चांद में आदमी। जयप्रकाश भारती ने किस पत्रिका में सह संपादक के रूप में कार्य किया? साप्ताहिक हिंदुस्तान। अजंता आकाशा अथाह सागर की संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई यूनेस्को। ठीक, यूनेस्को। जयप्रकाश भारती ने किस पुस्तक के संपादन का कार्य किया? भारत की प्रतिनिधि लोक कथाएं। आदिम युग से अणु युग तक किस प्रकार की रचना है? मौलिक रचना है। चंद्रमा पर उतरने का पहला प्रयास किस देश द्वारा किया गया? अमेरिका। चंद्रमा पर मानव के कदम रखने की तारीख क्या थी? 20 जुलाई 1969। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। जयप्रकाश भारती बिहार के रहने वाले थे। छपरा जिले के। अंतरिक्ष युग का आरंभ किस दिन हुआ था? 4 अक्टूबर 1956। चांद पर चले पुस्तक को किस संस्था ने पुरस्कृत किया? भारत सरकार। जयप्रकाश भारती की कौन सी पुस्तक बाल चमचा के रूप में प्रसिद्ध है? नंदन। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ गया, सूरदास। सूरदास किस भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? सूरदास सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण के हैं कबीर। ठीक, अगला देखते हैं, सूरदास की काव्य रचना किस भाषा में है? ये है हिंदी में। अगला देखते हैं, यहाँ पे सूरदास की कौन सी काव्य रचना उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में आती है? तो सूर सागर। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। सूरदास की रचनाओं में किस देवता की भक्ति प्रमुखता से की गई है? कृष्ण। और तुलसीदास ने राम। तुलसी की प्रमुख रचना कौन सी है? तुलसीदास की रामचरितमानस। और रामायण है महर्षि वाल्मीकि। तुलसीदास किस धार्मिक परंपरा के कवि थे? वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। तुलसीदास की भाषा किस प्रकार की है? अवधी। तुलसीदास की अवधी। तुलसीदास ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की? रामचरितमानस की। अगला है रसखान। रसखान की काव्य रचनाएं किस विषय पर केंद्रित होती थी? कृष्ण भक्ति पर। रसखान की और मीराबाई की। रसखान की कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना है? कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीत या कृष्ण गीतावली। रसखान की कविता की भाषा क्या है? ये ब्रज भाषा है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल, गाँव की गौरन। रसखान की रचना में किस देवता के प्रति? कृष्ण। पशु जो हैं बसेरो करो। बिहारी की कौन सी काव्य रचना विशेष रूप से प्रसिद्ध है?
बिहारी सतसई 723 दोहे थे इसमें। सतसैया के दोहरे जस नाविक के तीर देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। बिहारी किस प्रकार के कविता लिखते थे? श्रृंगार श्रृंगार पे लिखते थे बिहारी। बिहारी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था बिहारी का जन्म। बिहार की रचना में प्रमुख शैली क्या थी? दोहा। तभी 723 दोहा लिखे थे। सतसई में 723। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाओं में कौन शामिल है? तो यह है हिमालय। ये काव्य खंड के हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, गद्य के हो चुके हैं। सुमित्रानंदन पंत किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित हैं? छायावाद से। सुमित्रानंदन पंत की किस काव्य रचना को उनकी विशिष्ट रचना माना जाता है? पल्लव। पल्लव सुमित्रानंदन पंत के पल्लव भी आया भी था, प्री बोर्ड में आया था। प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, पल्लव सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के लेखन में किस प्रकार की भावनाएं प्रमुख होती थी? तो ये हो गया प्रकृति। अगला देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में कौन शामिल है? यामा। 1907 में जन्म, 1987 में मृत। होली के दिन महादेव ने जन्म फर्रुखाबाद लिया। छायावादी रचनाएं कर गद्य पद्य निर्माण किया। निहार निर्जयमा शांति के दिन की रचनाएं। महादेवी वर्मा किस साहित्यिक आंदोलन की प्रमुख कवित्री हैं? छायावादी। महादेवी वर्मा की कविता का प्रमुख विषय क्या है? तो यह है आत्मा। आत्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में। राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाओं में कौन शामिल है? काव्य दृष्टि। राम नरेश त्रिपाठी किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित हैं? प्रगतिशील साहित्य। अगला देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी की कविता में किस तत्व की प्रधानता होती है? समाज। अगला देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी काव्य रचना विशेष रूप से प्रसिद्ध है? वंदे मातरम। माखनलाल चतुर्वेदी किस प्रकार के कवि थे? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी कवि थे। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता में किस विषय की प्रधानता है? राष्ट्रीयता। अगला देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। माखनलाल, माँ से मध्य प्रदेश। ठीक, आगे देखते हैं। और इस समय मुख्यमंत्री भी हैं मोहन यादव। माँ से ही मोहन यादव, माँ से ही मध्य प्रदेश और माँ से ही माखनलाल चतुर्वेदी। तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो मृगनयनी। मृगनयनी याद रखेंगे। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, इसको भी याद रखेंगे। प्रथम उपन्यास चंद्रकांता ही है। प्रथम उपन्यास नहीं, प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु है। सॉरी, परीक्षा गुरु है जो श्री लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। लाला श्रीनिवास दास, इसको याद कर लेंगे, लाला श्रीनिवास दास। सुभद्रा कुमारी चौहान किस प्रकार की कविता लिखती थी? वीर रस की। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में किस विषय की प्रधानता होती थी? वीरता। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना कौन सी है? भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित थे? नवजागरण। नवजागरण से। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बिहार में। मैथिली शरण गुप्त की कविता में किस तत्व की प्रधानता होती थी? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता की। केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की प्रमुख रचनाओं में कौन शामिल है? यह रात्रि। यह रात्रि के। केदारनाथ सिंह किस साहित्यिक आंदोलन से संबंधित हैं? प्रगतिशील साहित्य से संबंधित हैं। केदारनाथ सिंह की कविता में किस प्रकार की भावनाएं प्रमुख होती थीं? समाज। समाज की भावनाएं प्रमुख होती थी। केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में केदारनाथ सिंह का यहाँ पर जन्म हुआ। बिहारी जी का भी यहीं हुआ। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचना कौन सी? कागज की नाव। कागज की नाव। अशोक वाजपेयी के साहित्यिक आंदोलन से संबंधित हैं? आधुनिकता से। अगला देखते हैं अशोक वाजपेयी की कविता में किस विषय की प्रधानता होती थी? समाज की। अगला, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी, मोहन यादव और माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखेंगे। मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर गद्य और पद्य सभी जो है हिंदी के यहाँ पे हमने करा दिए हैं ऑब्जेक्टिव। और मैं बता देता हूँ लास्ट में, प्रथम कहानी याद रखना। प्रथम कहानी। प्रथम कहानी आती है। प्रथम कहानी कौन सी थी? इंदुमती। इसकी रचना किसने की थी? किशोरी लाल गोस्वामी ने किया था। इसको याद रखना। प्रथम रचना। प्रथम रचना कवि गंग द्वारा।
कवि गंग जिसके हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा। प्रथम रचना चंद चंद्र नहीं, चंद छंद वर्णन की महिमा, वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग। इसी प्रकार से कुछ लोग मानते हैं गोरा बादल की कथा को प्रथम रचना जटमल कृत, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, प्रथम कहानी इंदुमती, और प्रथम यहाँ पर और भी जो चीज़ें प्रथम होती हैं उनको आप लोग याद कर लेंगे। आधुनिक लेखिका शिवानी मन्नू भंडारी, इन्हें भी याद रखेंगे। तो ये आज मैंने जो वीडियो बनाया इसको पूरा फुल ज़रूर देखें, लाइक शेयर करें, धन्यवाद।